हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम उसका है प्राचीन भारत का इतिहास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मगध साम्राज्य में ब्राह्मण वंश का उदय। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है मौर्य वंश। उससे पहले क्या क्या पढ़ा है उसके मैं बता देता हूँ मगध साम्राज्य में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है मगध साम्राज्य में आपका हर्यक वंश, है ना, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद आपका जो आता है दोस्तों ब्राह्मण वंश का उदय। इनके बारे में हम लोग देखेंगे आज विस्तार से। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बना है या बनने के चांसेस हुए हमारा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण वंश में देखिए क्या है। तो ब्राह्मण वंश में अब देखें तो इसमें क्या है आपका। तो यहाँ देखिए 4 ब्राह्मण वंश पढ़ेंगे आपका। ठीक है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश या आंध्र वंश या वाकाटक वंश। ठीक है, ये 4 आपके वंश हम लोग ब्राह्मण वंश के उदय समय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके डील करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ शुंग वंश के बारे में दोस्तों। ठीक है, शुंग वंश के बारे में ही आज देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको जो देखने को मिलेगा उस वंश के कण्व के बारे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाकी तीनों को एक साथ ले लेंगे, वो छोटा छोटा है इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है शुंग वंश। इनकी काल अवधि देखें तो क्या है दोस्तों, 185 से 73 ईसा पूर्व है ना। अभी भी ईसा पूर्व में ही चल रहे हैं, ईस्वी नहीं आया अभी। ठीक है, फिर देखिए संस्थापक इसके देखिए तो इसका संस्थापक क्या है आपका पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इन्हीं के नाम में ही इसको क्या बोल दिया जाता है आपको, शुंग वंश बोल दिया जाता है इनके जात के आधार पर। ठीक है, शुंग है शुंग वंश। ठीक है, फिर देखिए इनको जानकारी के स्रोत कहाँ मिलते हैं हमारा। तो है आपका दिव्यावदान, बाण द्वारा रचित हर्षचरित है, तारकनाथ का यात्रा विवरण, पतंजलि का महाभाष्य है, यहाँ से आपको जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये इतने आपके स्रोत हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये शुंग वंश है या शासन किया था करके। ठीक है, फिर देखिए इसमें पहले शासक हुए वो है पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त या बृहदत्त की हत्या कर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र मौर्यों की सेना का क्या था, सेनापति था। देखिए अब क्या है, पहले क्या होता था, जो राजा शक्तिशाली होता था उनके सेनापति होते थे। और वो सेनापति मौका देखकर क्या करते थे कि लग रहा है कि ये राजा कमजोर है, तो उसको क्या कर देते थे, धोखे से या किसी भी तरीके से उसको मार देते थे, उनकी हत्या कर देते थे और क्या कर देते थे, अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। ये हमारा भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अगर देखें तो यही हमारा भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा कि भारत में ऐसा हुआ है कि हाँ देखा कि ये कमज़ोर है तो उसको मार दिया जाए और अपना शासन स्थापित कर दिया जाए। फिर उनके कुछ पीढ़ी चलेगा, फिर वो कोई और आएगा कोई उसको मार देगा। ऐसा चलते आया है हमारे यहाँ। ठीक है, देखते हैं। तो शुंग वंश मगध साम्राज्य का पहला ब्राह्मण वंश था। मतलब अब देखिए तो मगध साम्राज्य में पहला ब्राह्मण वंश कौन सा वंश था, तो शुंग वंश था। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इनकी राजधानी की अगर बात करें तो विदिशा इनकी राजधानी है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार यवनों को पराजित किया। पहले का नेता डिमिट्रियस था। ठीक है, यवनों को पराजित करने का श्रेय 2 बार इन्होंने किया पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और उसके नेता का क्या नाम था, डिमिट्रियस था, डिमिट्रियस। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है आपका। तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता था। इसको क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का विरोध। अब देखिए ब्राह्मण है भाई, तो किसी दूसरे धर्म को थोड़ा सा देखेगा वो विरोध के रूप में, है ना। ठीक है, लेकिन हालांकि भारत में वर्तमान में ऐसा नहीं है, सभी धर्म समान है। लेकिन उस समय क्या था, ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो इन्होंने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा उल्लेख आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए पुष्यमित्र सिंह पहला शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए, मेध नहीं मेघ है, ठीक है, किया तथा वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। कुल 2 यज्ञ इन्होंने किए। ये आपको याद रखना है कि कुल 2 यज्ञ इन्होंने किए और अश्वमेध भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, पुष्यमित्र शुंग को मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम ब्राह्मण वंश को राज्य स्थापित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है करके, या ब्राह्मण धर्म को अपनाने का, धर्म को पुनरुद्धार करने का श्रेय किसको दिया जाता है करके, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है,
आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इसी समय अष्टाध्यायी पाणिनि जैसे दुरूह ग्रंथ। अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण है, ग्रंथ है, उसी से लिखा कौन है? आपका क्या है? पाणिनि ने लिखा है। तो वैसे दुरूह ग्रंथ पर पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। मतलब इसी अष्टाध्यायी के आधार पर ही इन्होंने क्या किया? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ये भी क्या है? एक व्याकरण है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सांची में स्तूप में बाहर लकड़ी के जंगले मतलब खिड़कियों के स्थान पर पत्थर के जंगले लगवाए, मतलब पत्थर की खिड़कियां लगाने शुरू किए। भरहुत बौद्ध स्तूप में लगे जंगले श्रेष्ठ उदाहरण है सांची के महान स्तूप का ये कटघरा। ये सब, इन सब में क्या किया इन्होंने? जंगलों का निर्माण किया, मतलब खिड़कियों का निर्माण किया, जो लकड़ी के होते थे उसको पत्थर के बना दिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है आपका? तो बेसन नगर जो है गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस के हिसाब से यह तत्कालीन ब्राह्मण भागवत धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर स्तंभ है। तो ये बेसन नगर को याद रखना, ये क्या है? भागवत धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर था। ठीक है, नेक्स्ट राजा है आपके क्या? अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग क्या है? आपके नेक्स्ट शासक है, इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र क्या हुआ? शुंग वंश का अगला शासक हुआ, जो कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का क्या है? नायक है। ठीक है, फिर देखिए वसुमित्र शुंग, फिर नेक्स्ट शासक आपका आया वसुमित्र शुंग। ये वसुमित्र शुंग कहने का अर्थ यह है, ये तीसरा शासक है। अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र वसुमित्र शुंग वंश का शासक बना। वसुमित्र सिंधु नदी के तट पर यूनानियों को पराजित किया। इसका वर्णन मालिका अग्निमित्रम में है, और इसमें अगर देखें तो उसने यमन सेनापति मिनांडर को हराने का से है। तो ये आपको मिनांडर को किसने हराया? तो ये यमन नहीं, ये यवन है दोस्तों। ठीक है, ये आपका यवन है, हाँ यवन है। फिर देखिए, इसी वंश के 9वें शासक के रूप में भागभद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासनकाल में 14 वर्ष में, ठीक है 14वें वर्ष में, है ना, तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स ने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, विदिशा में भेजा, स्थित उसके दरबार में भेजा, जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया। आपको ये हेलियोडोरस को याद रखना है, और किसके शासक है ये याद रखना है, किसके राजदूत हैं, और इसने क्या धर्म ग्रहण किया? तो भागवत धर्म ग्रहण करे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक और 10वां शासक कौन था? देवभूति था। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में देखिए, देवभूति की बात आपका है कर्ण वंश आया, कर्ण वंश। ठीक है, अब ये कर्ण वंश आया तो इन्होंने देवभूति को हत्या कर दिया कर्ण वंश ने, और उसने अपने शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, पहले इनके बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये अन्य महत्वपूर्ण में देखें तो शुंगकालीन मुद्रा या सिक्के क्या थे? तो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? निष्क या दिनार या सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, तांबे का जो सिक्का होता था उसे कसारपड़ कहा जाता था। चांदी का सिक्का को पुराण या धरन कहा जाता था। ये धरन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दे शुंगकालीन राज व्यवस्था में अगर धरन क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये चांदी का सिक्का है। ठीक है, फिर देखिए, शुंग वंश ऐसा राजवंश था जिसने हत्या करके सत्ता को हटियाई, और जिसका अंत भी क्या हुआ? हत्या करके द्वारा ही हुआ गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो यहाँ बोल रहे हैं मनुस्मृति की रचना इसी राजवंश के समय में हुआ, तथा मनुस्मृति के बाद क्या हुआ? विष्णु स्मृति का भी रचना इसी काल में हुआ। मतलब सॉरी, मनुस्मृति और विष्णु स्मृति दोनों की रचना इसी काल में हुई। षट दर्शन का संकलन भी इसी के काल में हुआ। मतलब आप अगर देखें तो स्मृति हो गया, षट दर्शन जितने भी होते हैं ना, आपका क्या क्या होते हैं षट दर्शन। तो देखो एक दोस्तों मैं इन्हीं षट दर्शन के बारे में या दर्शन शास्त्र के बारे में मैं आपको एक टॉपिक लेकर आऊँगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक आध 2 नंबर का प्री में देखें या व्यापम में देखें तो आपको देखने को मिलेगा, वो हम एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो इस षट दर्शन मतलब कहने का अर्थ है, हमने पढ़ा सांख्य दर्शन, आपका योग, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, है ना, आपका क्या है वो वैशेषिक दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सब हमने पढ़ा है ना, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब षट दर्शन के रूप में आते हैं। यही का इनका संकलन हुआ। ठीक है, फिर देखिए बोधगया के मंदिर के चारों तरफ जंगले का निर्माण इसी के काल में किया गया। अब देखिए जंगलों का निर्माण किया गया, मतलब ये खिड़कियां हैं ना, मतलब ठीक है। इसी काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण आरंभ हुआ। गुफा नंबर 9 और 10 क्या है? आपके
शुंग वंश के संबंधित है दोस्तों, इसको भी याद रखना पड़ेगा। इस काल में महाभारत और रामायण का संकलन शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ, पूरा हुआ ये नहीं बताया है, शुरू हुआ है बोल रहा है। इस काल में पुराणों की रचना शुरू हुई, मत्स्य पुराण और वायु पुराण इसी काल का रचना है, ठीक है। फिर देखिए, शुंगों के शासन काल में यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, मतलब यवनों ने क्या किया, आक्रमण किया दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही तक आपका वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यही तक है, फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, है ना। चलिए, लाइक कीजिए दोस्तों।